हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, मस्त होंगे। चलो, तो आज हम डे 2 की क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं इसको समझते हैं। और आज एक और जो चीज़ है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो, जितना भी हम पार्ट कवर कर रहे हैं, उसके बाद सबसे ज़रूरी ये है कि आप रिटेन किस पॉइंट्स को आपको करना ज़रूरी है, किन पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो, सबसे पहले आज टॉपिक देखो, आज मैं ओम्स लॉ करवाने वाला हूँ आपको। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस और बहुत सारे शॉर्टकट्स, और साथ में बहुत सारे हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना एक दो चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियर करो। जब आज का लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, कि यहाँ पर हमारे पास करंट डेंसिटी का रिलेशन बनेगा, हमारे पास कंडक्टिविटी का बनेगा, रेजिस्टिविटी का बनेगा, क्या सबके फॉर्मूले को आप दिमाग में रिटेन कर पा रहे हो? दूसरी बात, ये जितने भी ग्राफ बनेंगे हमारे पास, चाहे ओम्स लॉ का बन रहा है, चाहे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, चाहे टेम्परेचर डिपेंडेंस का, क्या सबके ग्राफ को आप समझ पा रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात को? और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसमें आप क्या क्या चीज़ें निकाल पा रहे हो आज के लेक्चर से, कि जिसको आप यूटिलाइज करके आराम से अपने क्वेश्चंस को बना सको। ठीक है, तो चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या, देखो ये हमने 10th में भी पढ़ रखा है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज टू आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ओम्स लॉ को थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडीशन थोड़ी सी आपको यहाँ याद रखनी है। कंडीशन क्या कहती है कि टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एल्स जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसकी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाना, सिंपल याद रखना है V इक्वल टू I है। ठीक है, अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये जरूरी का पार्ट है। विच वन हैज द मोर रेजिस्टेंस, P और Q एंड Y? देखो दो ग्राफ आपके पास है, पहला ग्राफ क्या है और दूसरा ग्राफ क्या है। पहले ग्राफ को देखते हैं। पहला ग्राफ क्या कहता है, देखो थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। पहला ग्राफ कहता है V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ। अभी हमने क्या पढ़ा? V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V अपॉन I। मतलब क्या है? R किसकी तरह है? स्लोप की तरह, V डिवाइड बाय I। तो जितनी हाइयर वैल्यू उतना हाइयर रेजिस्टेंस। फंडा समझ में आता है? तो ये हमारे पास क्या हो गया? R इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेंजेंट थीटा। हाइयर इज द थीटा, हाइयर इज द वैल्यू। तो यहाँ पर कितना बनेगा? थीटा 2। यहाँ कितना बनेगा? थीटा 1। तो हम क्या बोल सकते हैं? थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो Q क्या होगा? Q इज हाइयर देन P। फंडा क्लियर हो गया? बात दिमाग में जाती है? चलो जी, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा सिर्फ ये चेक करा करो कि आपके पास टेंजेंट थीटा कैसे बन रहा है, कि सही में वो स्लोप बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो जी, सिमिलरली अब देखो यहाँ पर आपके पास जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या है? I और यहाँ पर क्या है? V। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या होता है? V अपॉन I। पर जबकि यहाँ पर जो स्लोप बन रहा है इस केस के अंदर, वो क्या बन रहा है? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू I अपॉन V। याद रखना, y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस। ये बात समझते हैं? मतलब क्या है? जितना छोटा एंगल उतनी बड़ी वैल्यू। फंडा क्लियर होता है? चलो जी, तो यहाँ पर क्या बना आपके पास? थीटा 1, और ये थीटा 2 कहो इसे, और पहले वाले में क्या बना? थीटा 1। फंडा क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? थीटा 1 इज स्मॉलर देन थीटा 2। तो रेजिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 2, तो P इज ग्रेटर देन Q। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आती है बात? इस बात को बस अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन जब भी इस तरह के आते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको फोकस किस बात पे करना होता है कि भाई हम किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। देखो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, तो V
y एक्सिस पर होना चाहिए था, I x एक्सिस पर होना चाहिए था। सिर्फ इस बात को फोकस करना है, और अगर उसने रिवर्स कर रखा है तो आप रिजल्ट को रिवर्स कर दो। ठीक, चलो अब बात करते हैं हमारे पास डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ की डिडक्शन के लिए v इज इक्वल्स टू आई आर पता लग गया। अब कुछ बातें ना पुरानी रिटेन करो। पुरानी बातों में हमने देखो एक बात करी थी जो कल की क्लास के अंदर करी थी। क्या करा था, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सबसे मेजर टॉपिक था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, vd। vd का फॉर्मूला कितना आया था, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। स्मॉल ई मतलब क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टी टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय एम मास। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पर बात कर रहा है कि हमें रिलेशन क्रिएट करना है। दूसरा रिलेशन जो हमने पिछली बार पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू NEA/VD, ठीक है, वो रिलेशन दोनों के बीच में पढ़ा था। अब इसी से हमें क्या करना है, V इज इक्वल्स टू IR बनाना है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल्स टू NEA/VD। फंडा क्लियर होता है। अब VD की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, जल्दी बोलो, E कैपिटल E टाउ डिवाइड बाय फंडा क्लियर होता है। चलो जी, इसकी वैल्यू प्लेस कर दी हमने, यहाँ पर हमने क्या कर दी, VD की वैल्यू। इन दोनों को सॉल्व करा तो हमारे पास कितना आया, NE² टाउ बाय M मल्टीप्लाई AE। अच्छा E किसके इक्वल होता है, E होता है हमारे पास V बाय L। प्लेस कर दें, E इज इक्वल्स टू V बाय L। तो यहाँ पर हमने V बाय L कर दिया, ठीक है। अब जो है पॉइंट वो ज़्यादा फोकस करना है यहाँ से, और ये आपका गेम चेंजर है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या, V के अलावा जितना भी पार्ट, देखो हमारे पास क्या बचा, I इज इक्वल्स टू समथिंग मल्टीप्लाई V, समथिंग मल्टीप्लाई V। अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, V बाय R। तो ये जो समथिंग वैल्यू होनी चाहिए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 बाय R शुड बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास, NE² टाउ A डिवाइड बाय ML। फंडा समझ में आता है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छा दूसरी बात, एक जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, रो L बाय। देखो यहीं से रिलेट करना है आपको, ये 1 बाय R के इक्वल आया ना। चलो जी, तो R की वैल्यू क्या आएगी, इसको अपोजिट कर दोगे, ML डिवाइड बाय NE² टाउ A। तो L बाय A को रखो भाई, ये L बाय A, तो बाकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके पास, अगर कंपेयर करोगे तो रो के इक्वल आ गई। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज इक्वल्स टू M डिवाइड बाय NE² टाउ। फंडा समझ में आता है, चीज़ें क्लियर होती हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, V इज इक्वल्स टू IR, यहाँ से हमें क्या मिल गया, रो विच इज इक्वल्स टू M बाय NE² टाउ। रेजिस्टेंस हमें कितना मिला, ML डिवाइड बाय NE² टाउ मल्टीप्लाई A। क्लियर। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पर बोली आपके लिए, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, एक वर्ड सुनो तो दोनों क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल लग रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमने क्या रखा है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा विच इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। क्लियर। तो यहाँ इस टॉपिक से आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले VD का फॉर्मूला क्लियर हुआ। VD का फॉर्मूला हमारे पास कितना आता है, बोलो बोलो जल्दी से बोलो। देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ आपके लिए, कितना है, E स्मॉल e या QE टाउ बाय M। फंडा क्लियर। दूसरा पॉइंट, I क्या है, करंट, I कितना हो गया, NEA/VD। तीसरा पॉइंट क्या है, हमें R की वैल्यू हमने निकाली ML डिवाइड बाय NE² टाउ A। रो की वैल्यू कितनी निकाली, M बाय NE² टाउ। क्लियर हो गए चारों पॉइंट, अब आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो जी, इनकी यूनिट्स देख लो। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ओम, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। कितना होता है, ओम मीटर। क्लियर। चलो अब बात करते हैं। देखो अब हमारे पास चार चीज़ें आई। सबसे पहले क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। दूसरा क्या आया, करंट के साथ रिलेशन आ गया। थर्ड हमारे पास क्या आया, रेजिस्टेंस। फोर्थ हमारे पास क्या आया, रेजिस्टिविटी। फिफ्थ हमें क्या पता है, ओम्स लॉ। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कितनी होती है, J। कितनी होती है, J।
तो जे ये मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको करवाया था। तो करंट डिवाइड बाय एरिया। कंडक्टिविटी देखो अभी रेजिस्टिविटी निकाली ना, रेजिस्टिविटी निकाली तो उसका 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा, मतलब क्या हो गया सिग्मा। और तीसरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितना होता है भाई V/L। अच्छा कंडक्टिविटी कितना होता है 1/ρ, क्लियर हो गया। और J कितना हो गया I/A। तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब इन तीनों के अंदर हमें इन तीनों का एक मिक्सचर बनाना है। जैसे नमकीन आती है ना मिक्सचर, सबको एक तरह थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट डाल दिया और बना दिया, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। चलो सिंपल सा देखो सबसे पहले, और देखो बहुत सारी कहानियाँ नहीं, यहाँ से देखते हैं। I इज इक्वल्स टू NEAVD, ये हमें पता है ना। चलो जी I इज इक्वल्स टू NEAVD। J की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू है I/A। चलो वैल्यू प्लेस करो, A से A क्या हो गया कैंसिल, इतना समझ में आता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करा हमने VD की वैल्यू प्लेस कर दी। VD की वैल्यू कितनी थी E/τ/m। चलो जी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, VD की वैल्यू कितनी हो गई E/τ/m। यहाँ तक समझ में आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी इनको सॉल्व करो तो कितना आ गया NE²τ/m विच इज इक्वल्स टू सिग्मा। तो वैल्यू कितनी आ गई J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। और सिग्मा हमारे पास कितना हो गया NE²τ/m। और रेजिस्टिविटी कितना आया था M/NE²τ, यही आया था। चलो अच्छा इसको एक चीज और भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं ओमिक लॉ, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओमिक लॉ, क्लियर। चलो जी की पॉइंट, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। देखो आपके पास फॉर्मूले में कितने वेक्टर हैं, N है, E है, टाउ है और M है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सिर्फ मटेरियल। अब आपके पास वो कंडक्टर है, आपके पास सेमी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, इन बातों पर वो डिपेंड करता है। और साथ में किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। चलो जी अब देखो, अब हमने देखा रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल्स टू IR। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, चलो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कितना आया था भाई हमारे पास M/NE²τ, साथ में क्या था L/A। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब देखते जाओ यहाँ पर ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ 2 नहीं आएगा, ये गलती से लिखा हुआ है भाई। चलो अब देखना, ध्यान से देखना, और यहाँ से आज कई सारे शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं लेंथ के, चलो समझ में आ गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं एरिया के, ये भी समझ में आ गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं एन के। नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, 10, 15, 20 हज़ार, 10,000, 20,000 कितने हैं। उसके बाद क्या बोलता है टाउ, टाउ हमारे पास क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम याद है ना, 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम। अगर 2 कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। और अगर 2 कोलिजन के बीच का टाइम अगर हम क्या करें बोलो जल्दी से बोलो, बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डाउन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखना है यहाँ पर 4th पॉइंट पे, एंड इन मेटल्स tau decrease at E increase and R also increase। देखो ये जो फंडा है ना मेटल्स वाला, वैसे तो मैं आगे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ। मेटल्स के केस को समझना। मेटल्स का केस होता है उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जितने प्रेजेंट होते हैं, जितने भी मतलब वो यूजेबल या हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कर सकते हैं। अब हमने क्या करा, हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो जितने भी उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स थे, वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होने शुरू हो गए, ब्रेक होना शुरू हो गए। अब जैसे ही वो कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जो कोलिजन का रेट था, जैसे मान लो एक कोलिजन और 2 कोलिजन के बीच में अगर 2 सेकंड लग रहे थे,
तो वो कोलिजन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उनके बीच में जो टाइम है कोलिजन के बीच में वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो टाइम रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अभी हमने देखा R प्रोपोर्शनल टू 1/n और टाउ, तो मैंने क्या कहा, n बढ़ गया तो R क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बात समझ में आती है। पर टाउ यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से R बढ़ जाता है। अब इन दोनों के फंडे को देखना, चेंज इन n इज लेस देन चेंज इन टाउ। तो जो आपके पास, मान लो, अब इसको समझना, n1 आपके पास थे 10, n2 आपके पास हो गए 12, तो डेल्टा n कितना आया, 2 आ गया। पर रिलैक्सेशन टाइम अगर आपके पास टाउ 1 जो था, देखो ये चीज़ समझनी पड़ेगी क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो अगर आपके पास टाउ 1 था 20 सेकेंड, तो टाउ 2 जो हो गया आपके पास हो गया 10 सेकेंड, तो डिफरेंस कितना आया, डेल्टा टाउ का कितना आया, 10 सेकेंड। तो मैंने क्या कहा, आपके पास कौन ज़्यादा हो जाता है, चेंज किस में ज़्यादा आता है, टाउ में। तो जो नेट रिजल्ट भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, रिलैक्सेशन टाइम टाउ की वजह से। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। चल अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर ओवर स्ट्रेचिंग अ वायर, देखो इस चीज़ को समझना भाई, इसके एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। तो इसको यहाँ पर स्टार लगाते हैं और स्टार को यहाँ पर हम समझते हैं। स्टार पॉइंट क्या कहता है, स्ट्रेचिंग अ वायर। तो स्ट्रेचिंग अ वायर के अंदर क्या होगा, चलो देखो, अरे भाई स्ट्रेट लाइन हो जा, ओके ओके ओके, नहीं हो रही भाई, क्या बात, नाराज हो गए ये रास्ता। स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग अ वायर, इसको समझना। अगर एक ये लेंथ थी, इसको स्ट्रेच करके डबल कर दिया, तो अगर लेंथ डबल हो रही है तो एरिया हाफ होगा। तो इसको याद कैसे करते हैं, वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम कैसा रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो अगर आपकी लेंथ L डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ हुई है तो एरिया A डैश कितना हो जाएगा, A/2। इस बात को दिमाग में रखना तो चीज़ें बनती चली जाएगी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में आएगा कि लेंथ को स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके 2 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो बिल्कुल ईजी है, जितने टाइम लेंथ को चेंज करा उतने ही टाइम एरिया चेंज होगा, ठीक हो गया। लेंथ 2 टाइम हुए तो एरिया हाफ हो गया, लेंथ 3 टाइम हुए, अगर 3 टाइम हुआ है तो एरिया कितना हो जाएगा, A/3। क्लियर हो गई बात। चल अब जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर, जैसे इसका मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ आपको, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज चेंज्ड, अगर लेंथ ऑफ वायर 2 टाइम्स चेंज हुई है तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, इस बात को देखना है हमें। चलो जी, अब हमारे पास आ गया केस नंबर 2। चलो केस नंबर 2 देखो, हमारे पास क्या बोलता है, लेंथ ऑफ द वायर, इसको बोल देता हूँ केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में हमारे पास क्या, चलो लेंथ को हमने क्या कर दिया, लेट लेंथ L डैश इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब देखो 3 टाइम्स हुआ ना, कितना हुआ, 3 टाइम, तो एरिया A डैश कितना हो जाना चाहिए, A/3। तो आपके पास जो न्यू रेजिस्टेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, रो L डैश बाई A डैश। तो कितना आ गया, रो 3L डिवाइड बाई A डिवाइड बाई 3। तो कितना हो गया, देखो भाई, R डैश इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ रो L बाई A विच इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R। फंडा समझ में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया ना, कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, R डैश बाय R इज इक्वल्स टू L डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय L स्क्वायर। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। मतलब क्या, वो चेंज के स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये चेंज के स्क्वायर के इक्वल आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा। अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है इस बात को देखना। अगर वो कर दे, एरिया को नहीं बोल रहा मैं, एरिया चेंज, एरिया और लेंथ तो प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। अगर वो कहता है रेडियस को चेंज कर दिया,
तो क्या फंडा होने वाला है, इसको आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपने रेडियस को हाफ करा है तो लेंथ पर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो इसको समझना। और देखा, अगर मैंने कहा आपका रेडियस हाफ हो गया, आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाय 2, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, एरिया डैश इज इक्वल्स टू पाई आर बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो अब देखो आपके पास जो एरिया डैश है वो ओरिजिनल एरिया का कितना हो गया, 4 टाइम्स। ये बात समझ में आती है, क्लियर होते। तो यहां से देखो अगर आपका एरिया 4 टाइम्स कम हो रहा है तो लेंथ जो होगी आपके पास, लेंथ डैश, वो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ नहीं आ जाएगी। क्लियर हो रहा है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना चला जाएगा, 16 टाइम। 16 टाइम का मतलब क्या, देखो चेंज कितना आया था 2 टाइम्स, चेंज कितना आया था 2 टाइम्स, इम्पैक्ट कितना हो रहा है 16 टाइम्स, तो मतलब पावर कितनी हो गई 4 टाइम्स। कितनी पावर हो गई 4 टाइम्स। फंडा क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है R1 बाय R2, तो ये हमारे पास कितना हो गया 4 टाइम, पावर कितनी आ गई 4। क्लियर हो गया। चलो अब एक और जो चीज़ है, ये सारे शॉर्टकट्स बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के आप कर सको। देखो इसके अंदर जो 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट इसको बोल दो 1 और इसको बोल दो 2। इसको सिर्फ आपको लर्न करना है, देखना है, अप्लाई करना है। देखो अगर आपके पास कोई भी वायर है, मैंने कहा भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, अगर मैंने कहा ये आपके पास 20% चेंज हुआ है, 30% चेंज हुआ, 40% चेंज हुआ, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो भी तो रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर आपके पास वायर डिफाइन है और कोई भी चेंज हुआ है, मान लो लेट 20% चेंज है, तो आप फॉर्मूला ये यूज़ करोगे R2 डिवाइड बाई R1। देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर, बस इतना सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कि कितना उसमें चेंज आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, x आपके पास क्या कितना परसेंट चेंज, जैसे मान लो एग्जांपल 20% है, तो 20% है तो इसके अंदर वैल्यू प्लेस कर दो, तो R2 डिवाइड बाय R1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 20 बाई 100 का होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो तो 1.2 का होल स्क्वायर 1.44, तो R2 इज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ R1। फंडा क्लियर होता है, समझ में आ गई बात, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो आप इसको। चलो जी, अब दूसरा केस है। ये दूसरा केस आपको ना वैसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर जो भी चीज़ चेंज हो रही है, मान लो लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ अगर चेंज हो रही है लेस देन 5%, देखो ये केस याद रखना, किसके लिए बता रहा हूँ स्पेसिफिकली, लेस देन 5%। मान लो आपका जो लेंथ है वो 3% चेंज हो गया, 4% चेंज हो गया, 3.5%, 2.5, 2.7, कुछ भी वैल्यू चेंज होती है, तो वहाँ पर आपको याद क्या रखना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। कितना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, इतना रेजिस्टेंस में चेंज आता है। ये बात याद रखनी है, अप्रॉक्सीमेट कितना होता है हमेशा 2x टाइम। ये आपके सामने फॉर्मूला है, और मैं कहता हूँ इसके फॉर्मूले को याद ही मत करो, सिंपल याद रखो। मान लो एक क्वेश्चन आता है, आपके पास कोई वायर थी, उसमें 2.5% चेंज आ गया, तो उसका नेट जो रेजिस्टेंस होगा उसमें कितना चेंज आएगा, तो सिंपल सी बात रखो कि 5% उसमें चेंज आएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को देखो। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, चलो कंडक्टर की लेंथ कितनी दी, L इज कनेक्टेड टू अ DC सोर्स ऑफ पोटेंशियल V इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड। क्या हुई है, लेंथ ट्रिपल हुई है। तो चलो जी पहले लिख लेते हैं इस बात को और सॉल्व करते हैं। तो इसने क्या कहा है, L कितनी थी, L1 इक्वल टू L, तो L2 आपके पास कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ L। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, बाय स्ट्रेचिंग इट, अगर स्ट्रेच करा है तो हमारे पास फंडा क्या होने वाला है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। तो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या आ गया, स्ट्रेचिंग इक्वल टू वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वॉल्यूम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर A1 कैसा होने वाला है, A, तो A2 कितना हो जाएगा, A डिवाइड बाय 3। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी,
कीपिंग V कांस्टेंट, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो जी, अब क्या निकालना, हाउ विल द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर अफेक्टेड। चलो जी, सबसे पहला पार्ट क्या है हमारे पास, ए पार्ट क्या बोलता है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड वी डी इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो भाई, कितना था हमारे पास, ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम, यही था। चलो जी, ई मुझे पता है, इसका कोई लेना देना नहीं, एम का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, वी डिवाइड बाय एल। तो क्या लिख सकते हैं, ई कैपिटल वी बाय एल और साथ में टाउ, फंडा क्लियर। तो अब हमारे पास क्या हो गया, वी डी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो हमारे पास क्या है, वायर कितने टाइम्स बढ़ी है, 3 टाइम्स, मतलब क्या है, L क्या हुआ है, इंक्रीज, तो वी डी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो लेंथ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, सो न्यू VD dash is equals to 1/3 times of original VD। फंडा क्लियर हो गया, वो आपके पास क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया, क्लियर। अच्छा, सेकंड बोलता है रेजिस्टेंस, क्या बोलता है रेजिस्टेंस, तो क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो सीधी सीधी बात है, रो रिमेन सेम, रेजिस्टिविटी सेम ही रहती है, एल कितना है, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ, एरिया कितना है, ए बाई 3, तो कितना हो गया, 9 रो एल बाई ए विच इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ आर। फंडा क्लियर हो गया, तो आर डैश इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ आर। देखो, इसको वैसे आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, चेंज के स्क्वायर के इक्वल, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज एक्स का स्क्वायर, कितना चेंज हुआ, 3 टाइम्स, कितना चेंज हुआ, 3 टाइम्स, x इक्वल टू कितना था, 3, तो r इक्वल टू कितना आना चाहिए, 9 टाइम्स। क्लियर हो गई बात, शॉर्टकट समझ में आ गया, डायरेक्ट अप्लाई करना समझ में आ गया, दिस इज योर शॉर्टकट, क्लियर, ओके। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ स्टेडी करंट फ्लो इन अ metallic conductor of non uniform क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले सोचो, जो आपके पास यहाँ वायर दी हुई है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को पहले बनाना सीखो भाई। चलो जी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे बनाया ऐसे सर्कल और ऐसे ऐसे, ये हमारे पास कैसी वायर हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वायर, फंडा क्लियर। चलो जी, स्टडी करंट, अब देखो क्या खास बात बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टडी करंट। स्टडी करंट का मतलब कितना हो गया हमारे पास, लिखो भाई, I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलो ठीक है, इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच ऑफ दीज क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। नंबर 1 करंट। चलो जी, फर्स्ट ए, करंट कैसा रहेगा, यस कांस्टेंट, फंडा क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड बोलता है करंट डेंसिटी, बी क्या बोलता है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी कितना होता है, J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। और ना ऐसा क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम में बनता है, आपके पास डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाएगा कि 2-3 फैक्टर्स दे देगा और पूछेगा कि कौन इसमें से कांस्टेंट रहेगा, कौन इसमें से कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आई बाई ए कैसा है आपके पास, वेरिएबल, कैसा है, वेरिएबल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट डिवाइड बाय वेरिएबल which is equals to variable। क्लियर हो गई बात, फंडा समझ में आता है। चलो जी, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक बात समझना, अब आपको रिलेशन किसके साथ क्रिएट करना है, बार बार एरिया के साथ, तो एरिया का ही रिलेट करते हुए चलना है। E इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो इसको क्या कर सकते हैं, एरिया से रिलेट करना है ना, तो Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट बोल सकता हूँ, गोस थ्योरम में पढ़ा था पहले। चलो, तो अब हमारे पास क्या हो गया, Q चार्ज की कोई बात। अब चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो करंट कैसा है, कांस्टेंट, तो चार्ज भी ऐसा हो गया कांस्टेंट। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, Q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि टाइम की तो कोई बात कर नहीं रहा। चलो जी, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओनली A इज इक्वल्स टू वेरिएबल, तो हम क्या बोल सकते हैं, E इज इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल। तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा, वेरिएबल। फंडा क्लियर हो गया, फॉर्मूले के साथ क्लियर हो गया। चलो जी, डी पार्ट क्या बोलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना रिलेशन बनाओ करंट के साथ। I इज इक्वल्स टू NEAVD, देखो यहीं से पता लग जाएगा, तो VD इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाय NEA। तो A के साथ रिलेशन बनाना है, तो VD इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये कैसा है, वेरिएबल। वेरिएबल है तो कैसा आएगा रिजल्ट भी, वेरिएबल। फंडा क्लियर हो गया, समझ में आती है बात। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ करंट I flowing through the cross section of wire versus the time। तो इसने क्या कहा है, ग्राफ किस किस का है, I वर्सेस T का। तो देखो सबसे पहले तो इसका रिलेशन बनाना सीखो। हमें पता है I इज इक्वल्स टू कितना होता है, Q बाई T, यही होता है। चलो जी, दूसरी बात क्या हो गई, इसने आई टी का लिया है, तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, I मल्टीप्लाई टी, मतलब क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। देखो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, और अगर ऐसे होता I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तो यहाँ पर क्या आता, स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। दिमाग में जा रही है बात, दोनों चीजें क्लियर हो रही हैं। तो किस किस के बीच में ग्राफ दे रखा है, I वर्सेस T, तो यहाँ पे डेफिनेटली चार्ज आएगा, चार्ज किस में आएगा, प्रोडक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, यूज द प्लॉट टू फाइंड द चार्ज, देखो बात वही कर रहा है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इन 10 सेकेंड। चलो जी, देखो सिंपल सा, देखो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे दो एरिया हैं, ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2, तो हमें क्या निकालना है, चार्ज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ I वर्सेस T। ठीक हो गया। तो सबसे पहला देखो, तो Q इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द फर्स्ट ग्राफ, तो ट्राइंगल है, फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ, क्या है हमारे पास, 10 से 5 5, ऊपर भी 5, तो हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर। तो बस प्लेस कर दो, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, 5, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 5, प्लस कितना है, 5 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया ये, 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 25, which is equals to 12.5 plus 25, which is equals to 37.5। फंडा क्लियर हो गया। तो ये Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 37.5 कूलम। क्लियर, समझ में आ गया। तो जब भी MCQ आएंगे वहां पे इन चीज़ों को फोकस करना है कि ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको एक रेजिस्टेंस वाला करवाया था शुरू में, तो वहां पर ये देखना था कि V वर्सेस I दिया है कि I वर्सेस V। सिमिलरली क्वेश्चन के अंदर हमने देखा I वर्सेस T है या Q वर्सेस T है, ये बातें बहुत ध्यान देने की होती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, डिराइव द रिलेशन, डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी ओके J एंड पोटेंशियल डिफरेंस V across a current carrying conductor of length कितनी दी है, L,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A एंड नंबर डेंसिटी कितनी है N ऑफ फ्री सेक्शन। देखो ये अब आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। J इज इक्वल्स टू सिग्मा E था, J इज इक्वल्स टू सिग्मा E, तो सिग्मा की वैल्यू रख दो, E की वैल्यू रख दो। E की वैल्यू कितनी थी V बाय L, सिग्मा की वैल्यू कितनी थी N E स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय M, यही थी। वैल्यू प्लेस कर दो और आंसर आ जाएगा। पढ़ना क्लियर? यही थी ना? चलो चेक कर लो यार, कई बार गड़बड़ ना हो जाए। क्या था हमारे पास m बाई एन ई स्क्वायर, यस एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m। क्लियर हो गई बात? चलो जी, डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी आराम से वैल्यू प्लेस करते ही। अच्छा जी, अब क्वेश्चन जो आता है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी से लिखो, ई कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय एम ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया दे रखा है, चलो जी एरिया दे रखा है, तो हमारे पास कितना हो गया 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। कैरिंग अ करंट, चलो आई के साथ रिलेशन बनाएंगे, आई इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पेयर। एज्यूम दैट द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एन कितना दिया है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 मीटर पर क्यूब, यही बातें दी हुई हैं। चलो, तो एक तो वीडी का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, और आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो वी डी यहाँ से कितना आ गया, आई डिवाइड बाय एन ई ए, यही हुआ। चलो वैल्यू प्लेस कर दो बस। तो आई कितना है 1.5 डिवाइड बाय एन कितना दे रखा है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28। अच्छा ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो तो हमें पता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई एरिया कितना दे रखा है 10 की पावर -7। चलो भाई सॉल्व करो, ये तो कैंसिल हो गया। चलो जी, तो 1/9 या 1/10 मान लो, ठीक है। तो 10 की पावर 1.5 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर सॉल्व करो तो कितना हो गया भाई 19 20 26 28, तो 10 की पावर 2, ठीक आ गया। ये ऊपर ले जाओ, इसको अप्रॉक्सीमेट कैंसिल कर दो तो कितना हो गया 10 की पावर 3, तो कितना आ गया हमारे पास अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। फंडा क्लियर हो गया? अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आंसर आ गया 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके। देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने ओम्स लॉ करा, ओम्स लॉ के बाद हमने रिलेशन देखा करंट डेंसिटी का, कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके अलावा अगर हमें वैल्यू प्लेस करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की या रेजिस्टिविटी की, वो सब हम करके कर सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, ये दो तो कॉमन वाले हैं। इसके अलावा दो फैक्टर्स और देखे, एक हमने देखा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा हमने किस पे देखा रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम में और एन के अंदर क्या रिलेशन आता है, मेटल्स के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस चीज़ को देख लिया। उसके बाद हमने थोड़े से क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखो एक चीज़ सीख लो, रेजिस्टिविटी सीख लो, कंडक्टिविटी 1 कर देना, ठीक। तो रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी देखो अभी हमने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ठीक है। तो यहाँ से रो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर ए बाय एल, ये फंडा समझ में आता है। एक चीज़ बस याद रखना, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हर केस के अंदर, बस ये चीज़ दिमाग में रखना। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो रेजिस्टिविटी भी डिक्लाइन कर जाएगी। यहाँ पर क्या है, एरिया और लेंथ ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, बस और ज़्यादा कुछ नहीं होता। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रेजिस्टिविटी या व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, ठीक है, ऑफ यूनिट लेंथ। तो हमारे पास क्या आ गया, ये रिलेशन हमने पढ़ लिया है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/ρ। अच्छा रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
इसको देखना, नेचर ऑफ मटेरियल, भाई कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, इस बात पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल कि उसका मटेरियल का टेम्परेचर कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट आता है, कई बार वो क्वेश्चन में पूछता है रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती। तो कौन कौन सा डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ मटेरियल, साइज से मैटर नहीं करता, छोटा है बड़ा है, या फिर हमारे पास उसकी शेप से मैटर नहीं करता। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है, उसकी शेप साइज उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। चलो जी, अब जो चीज़ करवा रहा हूँ भाई, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट डाल लो, और एक चीज़ हो, इसको 100 नहीं 1000% लिख दो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर एक वर्ड पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया मतलब आपके नंबर गए, समझ रहे हो। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ना, कान के जितने ढक्कन है सब खोल दो और बिल्कुल 100% फोकस यहाँ पर डालना और इस चीज़ को सीखना क्या चीज़ है। और एक बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस का जो भी आपका रिजल्ट है और रेजिस्टिविटी का दोनों का सेम आने वाला है आपके पास। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई, दोनों समझ में आ गई। चलो जी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब सबसे पहले ना टेम्परेचर का और रेजिस्टिविटी का हमें रिलेशन देखना है। ठीक है, ओके, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, m/n(e²) टाउ, हो गया। अच्छा जी, दूसरी बात ये, m और e इनका कोई लेना देना नहीं है, मास कांस्टेंट है, e हमारे पास कांस्टेंट, तो बचे कितने फैक्टर, 2, n एंड टाउ। अच्छा, अब एक चीज़ याद करो, अभी मैंने पीछे आपको बताया कंडक्टर के केस के अंदर कि चेंज इन n और चेंज इन जो ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है, इसका क्या फंडा होता है। ठीक है, इसी चीज़ को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो, सबसे पहला फंडा दिमाग में डाल लो, हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक n को पढ़ने वाले हैं, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम। चलो, इन मोस्ट मेटल्स, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत अच्छे से सुनना, मेटल्स के केस में क्या होता है नॉर्मली, अभी हमने कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं करा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, हमारे पास कोई चेंज नहीं करा, तो हमारे पास क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ, ये हो गया। अच्छा जी, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे मान लो ये वायर है, वायर का टेम्परेचर अगर हमने नहीं चेंज करा, जो भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ n होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी अवेलेबल हैं, वो काम पे लगे हुए हैं, वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। दिमाग में क्लियर हुआ बात। चलो जी, अब हमने क्या करा, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। हुआ क्या, अब इसको देखना, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही फर्स्ट पॉइंट आया, सेकंड क्या हुआ, ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी उसके अंदर अब अवेलेबल कोवैलेंट बॉन्ड थे वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। थर्ड, n क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मान लो n1 जो भी था अब n2 आपके पास इंक्रीज हो गया। फोर्थ पॉइंट, अब जो नंबर ऑफ कोलिजन का रेट था, जो वहां पे रिलैक्सेशन टाइम था, वो भी आपके पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां तक की बात समझ में आती है। अब देखो, आपके पास n भी इंक्रीज हो गया, टाउ भी इंक्रीज हो गया, नहीं टाउ डिक्रीज हुआ भाई, रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज हुआ ना। चलो, और यहाँ पर हमारे पास टाउ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि उन दोनों के फास्ट होने लग गया ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक फैक्टर आपके पास इंक्रीज हो रहा है, एक फैक्टर आपके पास डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होने वाला है भाई। अब यहाँ सुनना ध्यान से, डेल्टा n में जो चेंज आएगा भाई, मान लो n1 आपके पास 100 थे, अब वो बढ़कर 110 हो गए, ठीक है,
टाइम आपके पास जितना था, मान लो आपके पास 20 था, अब वो 5 रह गया, तो जो चेंज आएगा टाउ के अंदर वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू एन। तो डेल्टा एन इज स्मॉलर देन डेल्टा टाउ। ये है इस पूरे के पूरे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फंडा क्लियर हो गया? तो नेट रिजल्ट किसकी वजह से बनेगा? टाउ की वजह से। तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 by टाउ, तो टाउ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्लियर होगी बात? तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। दिमाग में जाती है बात? चलो, फंडा क्लियर हो गया। देखो यही फंडा मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर कर चुका हूं, ये दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले को देख लो, मैंने आपको कहा रेजिस्टेंस पढ़ लो, रेजिस्टिविटी पढ़ लो, लगभग सेम चीज है। तो रो इज इक्वल्स टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा याद रखना है। यहाँ पर क्या है, जो एक्चुअल डेंसिटी आने वाली है, जो न्यू डेंसिटी आने वाली है या रेजिस्टिविटी आने वाली है, वो तो चेंज होगी डेफिनेटली। तो हमने जब क्वेश्चन के अंदर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं करा, तो वो क्या हमारे पास? रो नोट 1 प्लस एल्फा। ये एल्फा ही है जो सब कुछ हमें बताने वाला। तो एल्फा हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, ये किसके आएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 by टी के। इसको याद कर लेना भाई थोड़ा सा। एल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 by टेम्परेचर। तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एल्फा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस आपके साथ क्या हो जाएगा? इन्वर्स रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, एल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आता है भाई बार बार, एल्फा एट द रेट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। और बाकी जितने भी केस आएंगे, सेमीकंडक्टर के आएंगे, एलॉयज के आएंगे, इंसुलेटर आएंगे, सबके लिए नेगेटिव होता है। एल्फा एट द रेट नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, आपके पास क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया, एलॉय हो गया। फंडा क्लियर हो गया? समझ में आती है बात? चलो अब देखते चला। अब यहाँ लाइन टू लाइन थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉर मेटल्स द वैल्यू, फॉर मेटल्स द वैल्यू ऑफ एल्फा इज पॉजिटिव, शोइंग दैट देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज या रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक हो गया? तो एल्फा आपके पास क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टेम्परेचर के। ये देखो क्या कर रखा है मैंने यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? टेम्परेचर के। ठीक हो गया? चलो, फॉर मैनी मेटेलिक कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ एल्फा इज नियरली, वैल्यू देखो याद कर लो, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि नॉर्मली किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 4 × 10⁻³ ठीक है। सच मेटालिक कंडक्टर्स द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रो एट लो टेम्परेचर इज नॉन लीनियर। भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब 0 डिग्री से कम, 273 से भी कम, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये नॉन लीनियर शो करके दिखाएगा। एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर मेटल इंक्रीज एज अ हाई पावर ऑफ टेम्परेचर। लो टेम्परेचर अच्छा हम देखो, टेम्परेचर हमने जब बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। तो एट प्योर मेटल्स का जो हमारे पास अगर टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, देखो फर्स्ट केस पर आ जाओ, ये है कॉपर का केस, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉपर के ऊपर। कॉपर के अंदर हमारे पास क्या, इसके डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर रहा हूँ, और देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जब हमारे पास वैल्यू बहुत ही थोड़ी है, देखो यहाँ पर ध्यान देना,
और ये केल्विन में टेम्परेचर है, किस में है, केल्विन में। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप 0 केल्विन की तरफ जा रहे हो तो वहां पर रेजिस्टिविटी ना के बराबर, और थोड़ी सी होती है पर ना के बराबर होती है। ठीक है, जैसे हम सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं वहां तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता, बट यहां पर थोड़ी सी वैल्यूज की होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब देखो इस तरफ आओ, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होता जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जा रहा है। फंडा क्लियर हो रहा है, समझ में आती है बात। चलो जी, अब दूसरी बात, अब बात करते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विच इज alloy of nickel, iron and chromium has weak temperature dependence। weak temperature dependence यहां लिख दो भाई, इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर देखना, वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब क्या है, ये आपका किसका केस है, नाइक्रोम का। इसको समझना, इसमें हुआ क्या, इस केस को देखो, इसने क्या कहा, जब देखो आपके पास 0 केल्विन है, वहां पर वैल्यू कितनी थी, 1.10, 1.10। अब आपके पास टेम्परेचर कितना है, 800 केल्विन, तो भी आपके पास वैल्यू कितनी आई है, 1.12। तो डिफरेंस कितना आया, छुटका सा ही तो आया। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आपके पास डिफरेंस कितना आया, रो इज इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1 विच इज इक्वल्स टू कितना आया, 1.12 माइनस 1.10 विच इज इक्वल्स टू 0.02। फंडा समझ में आ रहा है, मतलब जो उसकी रेजिस्टिविटी हो रही है, जो उसका रेजिस्टेंस लेवल हो रहा है, इतना सा ही तो चेंज हो रहा है। मतलब क्या ये आइडियल है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो इनको लेके चलें, क्योंकि अगर हम नाइक्रोम को यूज करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा या बहुत ब्लंडर चेंज हमें शो होता हुआ क्वेश्चंस के अंदर दिखाई नहीं देता, इसलिए ये सुटेबल हैं और ज़्यादातर नाइक्रोम को ही यूज किया जाता है। फंडा समझ में आ गया। चलो अब ध्यान देना तीसरी बात के ऊपर, तीसरा और उससे भी खतरनाक वाला। कलर चेंज कर देता हूं आपके लिए, ब्लू कर देता हूं। मैंगनीन, द रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो दिमाग में डालते जाओ, पहले आपने करा कॉपर, मतलब क्या है, वो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंज हो रहा है। दूसरा हमने करा नाइक्रोम, उसके अंदर बहुत बड़े टेम्परेचर पे भी थोड़ा चेंज आ रहा है, बट यहां पर ध्यान दो, ये है मैंगनीन भाई, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। तो क्या बोला है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। दिमाग में बात जाती है तो तीनों चीजें समझ में आ गई। पहला क्या आया, कॉपर या नॉर्मल मेटल्स। दूसरा क्या आया, नाइक्रोम, नाइक्रोम को आप बोल सकते हो एलॉय, क्या बोलोगे, एलॉय। और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, स्पेशल केस। फंडा क्लियर। चलो जी, दैट इज वाई वायर बाउंडेड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, अब जितने भी स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स आए हैं आर मेड ऑफ मैंगनीन। तो ये क्वेश्चन आता है कि जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स हैं उनकी जो वायर है वो मैंगनीन से क्यों बनती है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हो कि अगर वो जितना भी चेंज होता रहे उसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आना ही नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन अ प्योर मेटल हैज अ नेग्लिजिबल small resistivity while an alloy like nichrome has some resistivity। ये क्वेश्चन आता है, what is the difference between metal and alloy in terms of resistivity। सुनना ध्यान से, what is the difference between metal and a metal alloy, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो एलॉय होता है उसके बाद थोड़ी सी रेजिस्टिविटी रहती है 0 केल्विन पर भी, जबकि मेटल पर कोई रेजिस्टिविटी नहीं रहती है। दिमाग में रखने वाली बात है, ठीक होगी बात। चलो जी, ये तो हमारे पास हो गया। अच्छा, अब फोर्थ जो डायग्राम है इसको भी पढ़ते हैं। अभी फोर्थ डायग्राम आता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स क्या है, इसको समझो पहले, तो इसके रिलेशन को समझो। यहाँ पर यहाँ क्या होने वाला है, चलो जी थोड़ा सा इसको खिसका दो नीचे। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दो।
अब पहले मैं आपको ना सेमीकंडक्टर्स का एक केस बता देता हूँ। अभी हमने पढ़ा आर, पढ़ा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, उसके लिए एक चीज़ पढ़ी आर इक्वल्स टू 1/n टाउ, ये पढ़ा। और अभी हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो क्या होता है, n क्या होता है, इंक्रीज, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज। ये तो चीज़ पढ़ ली ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, और अगर ये फंडा समझ में नहीं आया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ तो पहले लिख देता हूँ आपके लिए कि चेंज इन n इज ग्रेटर देन चेंज इन टाउ। अब इसको सुनना और इसी से रिजल्ट निकाल लेना। मैंने कहा जैसे आपका ये सेमीकंडक्टर है, इसको आपने हीटअप कर दिया, हीटअप करते ही पहले समझो सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे, थोड़े से ही तो थे जो काम कर रहे थे, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते। जैसे आपने हीटअप किया, हीटअप होने की वजह से उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड थे वो ब्रेक होने शुरू हो गए। अब जो आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रैवल करते हैं वो ज्यादा क्रिएट हो गए उसके अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने थे। अब जैसे वो ज्यादा आए तो वो उसके अंदर इजीली हमारे पास क्या है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना शुरू। दूसरी बात, जो उसका रिलैक्सेशन टाइम था वो क्या हो गया, आपके पास कम हुआ, ये तो बात है। पर जो हमारे पास मैंने कहा चेंज इन n आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू टाइम। तो हम क्या बोलते हैं, r प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो n अगर हमारे पास बढ़ेगा, n हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो हमें क्या पता लगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सेमीकंडक्टर के केस में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिमाग में बात जाती है, क्लियर होता है। चलो जी, क्लियर हो गया ना, बहुत ज़रूरी फंडा है। और इसके लिए अल्फा कहो तो वो कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक हो गया। चलो जी, अब देखते चलो। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स लाइक कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये तीन सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के लिए अगर हम बात करते हैं तो 0.72 इसका एनर्जी गैप होता है, सिलिकॉन का 1.1 कह दो, और कार्बन का तो 5 से भी ज़्यादा हो जाता है। चलो एनर्जी गैप समझा दूंगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द नंबर डेंसिटी एन इंक्रीजेज, ये मैंने आपको बता दिया, एंड रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। बट देखो ध्यान देना, बट द इंक्रीज इन एन कंपनसेट्स मोर, क्योंकि डेल्टा एन क्या होता है, ज़्यादा होता है, डिक्रीज इन टाउ। दैट इज वाई रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, इसको हम आप केस लेके चल सकते हो, कार्बन तो नहीं, जर्मेनियम में सिलिकॉन ले सकते हो, सिलिकॉन का केस। ठीक हो गया। तो रेजिस्टिविटी डिक्लाइन करती जाती है जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता गया। ठीक, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है अल्फा कैसा होता है, नेगेटिव। सेम इंसुलेटर की बात कर लो, द कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज। ठीक हो गया, फंडा समझ में आता है। With the rise in temperature, inter-ionic attraction decrease and also viscous force decrease in electrolytes. Due to it, ion moves more freely. तो आयंस ज़्यादा फ्रीली काम कर पाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n बढ़ जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक होता है। चलो यूनिट कितनी हो गई, 1 टेम्परेचर की टर्म्स में थी, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलो अब आओ क्वेश्चंस की तरफ। अब देखते जाओ आपको कितने क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंगनीन। मैंगनीन के लिए हमारे पास क्या था, जल्दी जल्दी बोलो। अभी पढ़ा हमने टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंगनीन लिखो यहाँ पर, मैंगनीन इंडिपेंडेंट of temperature, no change in resistance and resistivity. Okay, best material
for making standard resistance। क्लियर होगी बात? पता समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड। देखो अब इस चीज को थोड़ा समझना। एक वर्ड आता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या होता है? एनर्जी गैप को बोल सकते हैं कि भाई कितनी एनर्जी चाहिए, या पहले आपको ना कुछ मैं डायग्राम से समझाता हूँ। एक ये हमारे पास बॉक्स है, एक हमारे पास ये वाला बॉक्स है। वैसे तो आप इसको जब पढ़ोगे ना यूनिट नंबर 9 में जाकर, तब जाके आपके पास आएगा, पर मैं थोड़ा सा आपको ना एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलकर यहाँ जाना है, ठीक है, और इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। ठीक है, ज्यादा गैप होगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको पार करने के लिए, थोड़ा गैप होगा तो थोड़ी एनर्जी चाहिए उसको पार करने के लिए। तो बस ये सबसे मेजर हमारे पास डिफरेंस आता है कि अगर मैं बात करता हूं सिलिकॉन की, तो जो ये एनर्जी गैप का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जबकि अगर मैं बात करता हूं कार्बन की, तो कार्बन का जो एनर्जी गैप होता है वो 5.4 के अराउंड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये किसकी तरह कंसिडर किया जाता है? कंसिडर्ड एज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। और कार्बन किसकी तरह बिहेव करता है? एज आ, बोलो 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 जल्दी बोलो, इंसुलेटर। फंडा क्लियर हो गया? और किसकी वजह से? रीजन क्या है? मेजर रीजन एनर्जी गैप। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? चलो देखो, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैंगनीज, have the same resistance, which wire is thicker? चलो 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 देखो भाई, आप बताओ जल्दी से मुझे कौन सा होना चाहिए। देखो हमें पता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए, ये R1 कह दो, इसे R2 कह दो, इसे मैंगनीज कह दो, इसे कॉपर कह दो। ठीक है, तो कितना हो गया? रो L बाई ए। इसने कहा रेजिस्टेंस सेम है, तो आर सी इज इक्वल्स टू आर एन। ठीक है, एंड 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल क्या बोल दी इसने? लेंथ, तो L1 L2, तो L1 इज इक्वल्स टू L2। तो अब हमारे पास बचा क्या भाई? रो सी L बाय A1 इज इक्वल्स टू रो M L डिवाइड बाय A2। तो ये L से L कैंसिल, तो रो C डिवाइड बाय A1 इज इक्वल्स टू रो M डिवाइड बाय A2। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, पूछ क्या रहा है? 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नेट, हैव द सेम रेजिस्टेंस, व्हिच वायर इज थिकर। अब इसको सोचो, किसकी वायर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है? मैं बताओ मुझे, जल्दी से बोलो 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 बोलो। अब हमने देखा था कॉपर की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता रहता है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। चलो जी, और मैंगनीज का हमारे पास क्या था? देखो चलो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। मैंगनीज के अंदर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर से डिपेंड ही नहीं करती, और ऑलमोस्ट बहुत 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 ही क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा होती है? ज़्यादा। यहाँ देखो, ये 0 के आसपास है, ये तो 0 के आसपास नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया? हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज, रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। क्लियर होती है बात? चलो इसको थोड़ा सा और ये आ गया, तो हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर
इज इक्वल्स टू A2 डिवाइड बाई A1। तो हमारे पास क्या होगा, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगानिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ मैंगानिन। ठीक होगी बात। तो हमारे पास क्या होगा कि एरिया किसका ज़्यादा होगा, मैंगानिन का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ मैंगानिन, एरिया ऑफ मैंगा, अरे अरे भाई चलो, MANGANIN इज मोर। क्लियर होगी बात। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं IV ग्राफ। देखो IV से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे पास ये क्या आने वाला है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। देखो अभी आपको मैंने बता दिया था V इज इक्वल्स टू IR, और आप क्या कर रहे हो, IV ग्राफ, तो I डिवाइड बाई V किसके इक्वल आएगा, 1/R के इक्वल आएगा। फंडा समझ में आता है। चलो IV ग्राफ फॉर मेटेलिक वायर, तो केस किसका लेके चल रहे हैं, मेटल का। किसका, मेटल। तो मेटल में हमें एक बात पता है, क्या पता है भाई, मेटल में हम बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फंडा क्लियर हो गया। चलो जी, टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 है शोन इन द फिगर, विच ऑफ द टू टेम्परेचर इज लोअर एंड वाई। ठीक है, इन दोनों में से लो टेम्परेचर कौन सा। देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसका रिलेशन बनाते हैं। हमारे पास क्या आएगा भाई, I वर्सेस V, तो 1/R इज इक्वल्स टू I/V ग्राफ। ठीक है, चलो अब इसको देखो और समझो। हमारे पास मैंने आपको देखो थोड़ी देर पहले एक बताया था कि हमारे पास जितना बड़ा थीटा, ये θ2 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, θ1। तो अगर मैं R निकालना चाहूँ तो R इज इक्वल्स टू 1/स्लोप ऑफ VI ग्राफ। यही हो गया। अच्छा, अगर ये VI ग्राफ होता तो T1 क्या होता, बड़ा होने वाला था, और T2 कैसा होता, छोटा होता। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1/R। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम ग्राफ टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। क्लियर होगी बात, फंडा हो गया। चलो जी, अब ये बोलता है विच इज लोअर एंड वाई। तो T1 इज लोअर हो गया, T2 इज ग्रेटर। तो हम क्या बोलेंगे, T1 इज लोअर, T2 इज ग्रेटर। तो अब यार कितना कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल रखते ना कि ये हमारे पास आ गया T1 हो गया, T2 हो गया, T2 हमारे पास क्या है, बड़ी वैल्यू है, T1 कैसी है। अब मेटेलिक की क्या बात करी है इसने, देखो यहाँ पर देखना, फॉर मेटल्स, मेटल के केस में हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस की टर्म्स में निकाल दो। अब इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में निकालोगे तो मेटल के अंदर हमारे पास क्या है, हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो T1 छोटा है तो R1 क्या होगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। फंडा क्लियर हो गया। फॉर मेटल्स क्या होता है, हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब देखते हैं, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। देखो जब भी केस आता है ना कंडक्टर का, किसका केस आता है, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर हमने केस कितने पढ़े थे, 3। सबसे पहला पढ़ा था हमने कॉपर, दूसरा किसका पढ़ा था, एलॉय, जिसके अंदर हमने पढ़ा था नाइक्रोम, और एक आइडियल केस पढ़ा था मैंगानिन पढ़ा था। तो यहां पर हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यहां पर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है बट वेरी स्मॉल पढ़ा था। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बात पढ़ी थी। चलो जी, तो अब हमारे पास क्या है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर। तो दिखा दो यार डायग्राम, कंडक्टर का बनाओगे, कंडक्टर, तो क्या डायग्राम बनेगा, कॉपर का, कॉपर डायग्राम। ठीक है,
तो जाके ऊपर से देख लो तो कैसा बन जाएगा, कुछ हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ से शुरू करो थोड़ा सा ऊपर से और ऐसे। फंडा क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, रेजिस्टिविटी रो, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, टेम्परेचर। ठीक है, रेफर टू डायग्राम अबव। ठीक है, वैल्यूज उसकी देखिए यहाँ से लिख लेना। तो ये आपके पास कितना हो गया, 0। ठीक, यहाँ पर मुझे याद है कितना हो जाता है आपका, अराउंड 200 केल्विन। यहाँ 150, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, यहाँ कितना आ जाएगा 50। ठीक हो गया? चलो, हाउ डज वन एक्सप्लेन इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? देखो ये अब मैं थोड़ा और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम कहते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके स्टेप बाय स्टेप को सीखना, आप थोड़ा और डिटेल में देखना। सबसे पहला स्टेप, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, सेकंड क्या होगा भाई, ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक समझ में आती है? थर्ड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ क्या है हमारे पास भाई, टाइम के ऊपर आएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। फंडा समझ में आता है? तो हमारे पास क्या हो गया, टी अप हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, एन अप हो रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम डेल्टा टी क्यू भाई टी। तो हमारे पास टाइम कितना होगा, टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। फंडा समझ में आता है? चलो जी, N1 बोल दो कितने थे, 500। N2 बोल दो कितने हो गए, 510। तो डेल्टा N कितना होगा, N2 माइनस N1, तो 510 माइनस 500, तो इम्पैक्ट कितना आ गया, 10 का। तो डेल्टा N समझ में आ गया? ठीक है, चलो जी, तो टाउ T2 कितना था, 50, टाउ 1 कितना हो गया, 10, तो डेल्टा टाउ कितना हो गया, टाउ 2 माइनस टाउ 1 विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 40। तो हमें क्या पता लग गया यहाँ पर कि डेल्टा कौन, टाउ इज ग्रेटर देन डेल्टा एन। समझ में आती है बात? तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना था, 1/n टाउ। तो अब हमारे पास क्या, कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला, टाउ ज़्यादा डालने वाला है, तो टाउ क्या हो गया, रिड्यूस, एन क्या हुआ, इंक्रीज। तो टाउ की वजह से रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। सो नेट रेजिस्टिविटी इंक्रीज। फंडा क्लियर? समझ में आती है बात? चलो ओके, तो क्या बोलता है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। कौन सी वायर, कंडक्टिंग वायर, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। ओके, कीपिंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। देखो अब पहले तो समझो, सबसे पहले तो हमें क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। अच्छा जी, शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए बोल सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू रो L बाई एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। फंडा समझ में आता है? चलो जी, अच्छा किस किस के बीच में बनाना है हमें, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। चलो जी, फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस। तो यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कितना आ गया, रेडियस आ गया, और यहाँ कितना आ गया हमारे पास, रेजिस्टेंस। चलो उसके बाद क्या बोलते हैं, कीपिंग द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर L इक्वल्स टू
कांस्टेंट, ठीक है, एल कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या होगा, इफ एल कांस्टेंट देन ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो एरिया भी कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या बना, आर प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, चंदा मामा बना दो भाई जल्दी से, यस, फंडा समझ में आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इनवर्स रिलेशन का, इनवर्स स्क्वायर का, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, फंडा क्लियर। चलो जी, और देखो एक खास बात और भी बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या है हमारे पास, देखो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी सेम, नो चेंज, फंडा क्लियर हो रही है बात, समझ में नहीं तो आर के अंदर फैक्टर तो कई सारे ना, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, तो रो उसने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर की वजह से, एल कांस्टेंट हो गया तो एरिया भी कांस्टेंट हो गया, तो बचा सिर्फ कौन, आर हमारे पास, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके ओके, एक क्या बोल रहा है, टू मटेरियल सिलिकॉन एंड कॉपर। सिलिकॉन हमारे पास कौन होता है भाई, सिलिकॉन हमारे पास कौन है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सी यू कॉपर, कॉपर हमारे पास कौन है, कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, समझ में आती है बात। अच्छा जी, अब ये क्या बोलता है, दोनों को क्या कर रहा है ये, टू मटेरियल्स ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड फ्रॉम 300 to 60। चलो जी, तो हम टेम्परेचर T1 कितना है 300, टेम्परेचर T2 कितना है 60। चलो जी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन देयर रेजिस्टिविटी। देखो ये हमें क्या दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन है, तो टेम्परेचर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेल्टा T क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस, तो T कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन, रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन क्या होगा, इंक्रीज, फंडा समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर ये तो हो गया हमारे पास ए केस, ये हो गया बी केस। तो बी केस में हमें क्या पता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टी रिड्यूस हुआ है, तो टी रिड्यूस हुआ है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रिड्यूस बट नॉट लीनियरली, क्योंकि लीनियरली तो नहीं होगा ना, क्योंकि कर्व बन रहा था, तो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वो अप्रॉक्सीमेट जीरो के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो इस बात को थोड़ा सा ना दिमाग में डाल लेना, बट नॉट लीनियरली, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये आपको वो 99 और 100 के बीच का जो गैप होता है ना, वो ये होता है, ठीक। ओके, क्या क्वेश्चन बोलता है, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन of resistivity with temperature for नाइक्रोम। भाई नाइक्रोम हम कर चुके हैं, हमारे पास क्या था, बहुत स्लाइड सा चेंज आ रहा था। विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइक्रोम इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड कॉइल्स। देखो सबसे पहले मैं आपके लिए इसका डायग्राम बना देता हूँ, यूज डायग्राम फ्रॉम अबव, जैसे आपके पास डायग्राम प्रेजेंट है इसका ऊपर की तरफ, चलो इसका डायग्राम बनाओगे तो आपके पास क्या आया था, देखो देखो देखो, आपने कुछ डायग्राम ऐसा देखा था, इतना था, ये कितना था 1.10, ये कितना था 1.12, यहाँ पर कितना था 800 केल्विन, 600, 400, 200, आ गई बात, ये समझ में आता है। तो हम क्या बोलते हैं, ये तो हमारे पास क्या आ गया, रो आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 10⁻⁻⁶ में आ जाता है। अच्छा जी, विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइक्रोम इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी,
क्या बोलते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature there is very small change in resistivity, very small change in resistivity with increase in very high temperature। तो मतलब क्या होना चाहिए, अगर डेल्टा टी आपके पास बहुत बहुत बड़ा होगा, डेल्टा टी इज वेरी वेरी बिग, देन डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो चेंज जो आएगा वो कैसा होएगा, बहुत ही छोटा, जिसकी वजह से हम नाइक्रोम को भी बहुत जगह पर यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। फंडा क्लियर हो गया। चलो, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। भाई टिपिकल सेमीकंडक्टर कौन होता है, टिपिकल सेमीकंडक्टर, तो याद रखना टिपिकल सेमीकंडक्टर के केस में आपके पास आएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फंडा क्लियर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, 1/r। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनाओगे, बना दो जल्दी जल्दी बना दो। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, हाउ दिस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन। भाई कैसे एक्सप्लेन करोगे, सिंपल सी बात है कि हमारे पास यहाँ पर बोल सकते हो, चलो यहाँ तो रेजिस्टिविटी रख दो या आर रख दो, यहाँ पर टेम्परेचर रख दो, तो यहाँ पर आप बोलोगे एक्सप्लेनेशन, तो आप बोलना है यहाँ पर r प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ, तो डेल्टा n डेल्टा टाउ, तो यहाँ पर आपके पास कौन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेल्टा n। चेंज इन नंबर, जब आप उसको हीट अप करते हो तो जो नंबर आता है वो ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर n बढ़ गया, t कम हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा n की वजह से, तो r प्रोपोर्शनल टू 1/n, n इंक्रीज, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पढ़ना क्लियर। ओके, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द रेजिस्टिविटी, मैथमेटिकल रिलेशन ही अब कई बार लिख चुका हूँ, फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, ये तो हमें पता ही है ना कि रो इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, n e स्क्वायर टाउ, और ऊपर कितना आ गया था, m। ठीक है, नंबर डेंसिटी n कितना हो गया, नंबर डेंसिटी। अच्छा जी, इसके अलावा मास m इक्वल टू मास आ गया। ठीक है, एंड चार्ज q इक्वल्स टू n e हो गया, तो n इक्वल टू 1, तो e ले लिया, q इक्वल्स टू e ले लिया। एक्सप्लेन यूजिंग दिस रिलेशन why the resistance of metal, resistance of metal, ठीक है, increase directly proportional to temperature and are inversely proportional to temperature of किसके, semiconductors। ठीक हो गया, ये तो अब आज तक कितनी बार कर दिया हमें समझ में आ गया। तो r प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ, तो टाउ इज मोर, r इज लेस, r प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ, n क्या हो जाता है, ज़्यादा, ये क्या हो जाता है, कम। फंडा क्लियर हो गया। चलो, अब जो चीज़ सीखनी है वो लास्ट पार्ट है अब हमारे पास, दैट इज द वी कैरेक्टरिस्टिक्स। वी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलता है, देखो जब हम बात करते हैं ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, देखो अभी तक जितना बड़ा समय ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहे हैं, ओम्स लॉ अगर वेरीफाई हो रहा है तो हमारे पास ग्राफ बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इसको बोलते हैं लीनियर वी कैरेक्टरिस्टिक्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर, और ये थोड़ा सा मज़ेदार है। इसके अंदर कई सारे हमारे पास केस बनते हैं और इसी को हम आगे भी यूनिट नंबर 9 में भी कंटिन्यू करते हैं। द रिलेशन बिटवीन v एंड i डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ v,
कि भाई आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर रहे हो पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ आई इज द करंट फॉर सर्टेन वी, देन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वी कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड फिक्स डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। देखो क्या कहता है, आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मान लो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, जितना करंट बढ़ रहा है अगर आप रिड्यूस करोगे उसे तो उतना ही करंट कभी नहीं बढ़ता या उतना ही करंट रिड्यूस नहीं होता। यही बात ये हमें कहता है। तो पहले ग्राफ में दिखा रहा है, देखो 0 से आप कहां तक गए, 0.2 वोल्ट तक, तो आपके पास क्या हो गया, 0.2122 तक कह दो, हमारे पास कितना करंट आ गया 1.5। पर जब आप रिड्यूस करके सेम लेवल पर गए तो आपके पास सेम वैल्यू नहीं आती। इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अभी समझने की जरूरत नहीं है, इसको जब हम डायोड्स वगैरह पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर 9 में, बस आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ अ डायोड, note the different scale for negative and positive value of voltage and current, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये GAAS, ठीक है, गैलेनियम आर्सेनाइड, ठीक। अच्छा, इसको देखो, अब यहाँ पर ये क्या बताता है, ये बोलता है ये फर्स्ट पार्ट इसको बोल दो O, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C, इसको बोल दो डी, कैसे भी बोल दो। तो याद रखना कि हमारे पास ये अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग टेम्परेचर वैल्यू पर अलग अलग तरह के रिजल्ट शो करता है, ठीक है। देखो O से A, इसको बोलते हैं हम लीनियर ग्राफिंग। A से B भी हमारे पास कहीं ना कहीं हद तक थोड़ा सा लीनियर आ जाता है, पर ज़्यादा जो अगर लीनियर की बात करें तो A to B ये हमें शो कर दिखाता है। B से C में देखो ये नेगेटिव हो रहा है, कैसा हो रहा है, नेगेटिव, रिड्यूस हो रहा है। C से D फिर देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। G एंड A का ग्राफ, GAAS का। ये देखो अब आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखना, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन, मैंने क्यों डाला है, देखो बिल्कुल मैंने कहा कि ये यूज होता है। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल GAAS इज शोन इन द फिगर, आइडेंटिफाई द रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस, देखो नेगेटिव रेजिस्टेंस खुद देखो कहां से कहां जा रहा है, DE, कहां जा रहा है, DE। फंडा क्लियर होगा। वेयर ओम्स लॉ इज ओबे, ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या होता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या बना, चलो कलर चेंज करो, ये क्या बना हमारे पास B से C, तो हम क्या बोलेंगे, एट BC। फंडा क्लियर होता है, समझ में आती है बात। तो आज आपने क्या क्या देखा, देखो सबसे मेन आपने ओम्स लॉ देखा, ओम्स लॉ के बाद करंट डेंसिटी है, करंट है आपके पास, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, उन सब के फॉर्मूले देख लिए, समझे। उसके बाद जो सबसे मेजर जो टॉपिक आया, हमने देखा कि हमारे पास रेजिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है और हमारे पास रेजिस्टिविटी पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। उसके बाद हमने सबसे आज का जो की पॉइंट है जो आपके दिमाग में बिल्कुल घूम जाना चाहिए, वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के कितने केस हैं, 3। पहला केस नॉर्मल केस जो कॉपर का था, ठीक है। दूसरा केस किसका था हमारे पास, नाइक्रोम का, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम चेंज होती है बहुत हाई टेम्परेचर पर। तीसरा केस किसका था, मैंगनीन का। तो मैंगनीन के अंदर हमारे पास क्या था, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर में वो इनवर्स रिलेशन शो कर दिखाता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और सेम हमारे पास किस में करता है, वो इंसुलेटर्स के अंदर भी करता है, और हमारे पास क्या होते हैं, एलॉयज वगैरह के अंदर, एलॉयज नहीं, देखो क्या आता है हमारे पास, चलो आप वो देख लेना क्या आता है हमारे पास, कि एक तो हमारे पास क्या आ गया, हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, वो इनवर्स रिलेशन शो कर दिखाता है, ठीक है। फंडा क्लियर होता है, समझ में आता है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलो अब आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो टिल देन टेक केयर, बाय।